हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि प्लेटो के आदर्श राज सिद्धांत की विवेचना करें, या तो क्वेश्चन आप सभी को दे दे कि प्लेटो के दार्शनिक राजा संबंधित सिद्धांत की विवेचना करें। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन दे दे दोस्तों, आंसर आपको सेम लिखना है। या तो क्वेश्चन ऐसे भी चेंज करके दे सकता है कि प्लेटो के आदर्श राज सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षण करें। आलोचनात्मक मीन्स होता है हल्का इसका बुराई करना, ठीक है। तो क्वेश्चन चाहे किसी भी प्रकार से दे दे, आंसर आपको ऐसा ही लिखना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आदर्श राज्य के सिद्धांत में क्या बताया गया है। आदर्श मतलब आप लोग जानते हैं अच्छा, राज्य का मतलब झारखंड बिहार वाला राजा नहीं है, राज्य का मतलब होता है देश। तो प्लेटो ने एक देश के राजा को कैसे चलाना चाहिए देश, उसके बारे में इसमें बताया गया, ठीक है। आदर्श राज मतलब एक अच्छा सा देश, और एक अच्छा सा देश को चलाता कौन है? राजा चलाता है। क्योंकि पहले के टाइम में राजा होता था, अभी हम लोग प्रधानमंत्री बोलते हैं, लेकिन पहले तो देश को राजा ही चलाता था ना। तो राज्य जहाँ पे भी आ जाए समझ आना आपको देश, और देश को कौन चलाता है? राजा। तो प्लेटो आदर्श राज सिद्धांत में यही बताया है कि एक राजा को अपने देश के प्रति कैसे जागरूकता होना चाहिए, अपने देश के प्रति क्या क्या काम करना चाहिए, और अपने देश के लिए कैसे करना चाहिए, इसी के बारे में बताया है। तो चाहे राजा संबंधित सिद्धांत दे दे, चाहे आदर्श राज, बात एक ही पड़ा। क्योंकि राज्य मतलब देश, देश को चलाता कौन है? राजा ही चलाता है ना। तो बस आपको आंसर यही लिखना है, ठीक है। और इस पूरे आंसर में हमको क्या लिखना है कि एक राजा का गुण क्या क्या होना चाहिए एक देश को चलाने के लिए। बस इस सिद्धांत में यही बात बताया गया है, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों आंसर की ओर, ठीक है। तो सबसे पहले आंसर को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों प्लेटो का परिचय, ठीक है। क्योंकि प्लेटो से रिलेटेड क्वेश्चन है, किसी भी विद्वान से रिलेटेड अगर क्वेश्चन देता है तो सबसे पहले उसका आपको परिचय बताना है। देखिए दोस्तों, जो प्लेटो थे ना, ये एक यूनान के महान एक राजनीतिक विचारक थे। यूनान के एक महान राजनीतिक विचारक थे। और प्लेटो का जो जन्म हुआ था ना, वो 427 ईसा पूर्व में हुआ था। उसकी महान रचना का नाम रिपब्लिक है। वह एक बुक लिखे थे, किताब लिखे थे, जिसकी नाम क्या था? रिपब्लिक। प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज की अवधारणा को स्पष्ट किया है। समझ गया ना? मतलब उसका यूनान के एक महान राजनीतिक विचारक थे, जन्म 427 ईसा पूर्व में हुआ। वो एक किताब की रचना किए थे जिसका नाम रिपब्लिक है, और ये एक इसका प्रसिद्ध ग्रंथ था, प्रसिद्ध बुक था, ठीक है। और ये जो प्रसिद्ध बुक रिपब्लिक था ना, इसमें आदर्श राज्य की अवधारणा को ही स्पष्ट किया है कि एक आदर्श राज्य की अवधारणा क्या क्या होना चाहिए। आदर्श राज्य मतलब दोस्तों कि एक अच्छा सा देश को चलाने के लिए राजा के पास क्या क्या गुण होना चाहिए, है ना। तो इस बुक में आदर्श राज्य की अवधारणा को ही स्पष्ट किया गया है। उसने इस दृष्टि से विचार किया, मतलब उसने इस बुक को जो लिखा और इसमें विचार किया आदर्श राज्य के बारे में, वो इस दृष्टि से विचार किया कि राज्य यानी देश की आदर्श स्वरूप कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए। यानी एक बढ़िया सा देश का आदर्श रूप किस प्रकार का होना चाहिए, यानी कि राजा को चलाने के लिए क्या क्या उनके पास गुण होना चाहिए। ये हम लोगों ने देखा दोस्तों एक परिचय प्लेटो का, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों इसका छोटे छोटे कुछ पॉइंट, ठीक है। पहले प्लेटो का हम लोगों ने परिचय देखा, उसके बाद कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही, पहले कोई भी चीज़ों का अर्थ लिखिए, उसके बाद कुछ इसका 2-4 पॉइंट्स दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि प्लेटो यानी कि उन्होंने देखा कि अत्याचार व्याप्त है, मतलब अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आपने अवलोकन के बाद, तो उसने जो अपना बुक की रचना किया, उसके अवलोकन करने के बाद, मतलब उसको लिखने के बाद, उसको समझने के बाद, उन्होंने राष्ट्रीय शक्ति और लोगों में एकता स्थापित करने के लिए आदर्श राज की रूपरेखा तैयार किया। मतलब देखिए दोस्तों कि जो प्लेटो थे वो आदर्श राज के सिद्धांत क्यों दिए थे कि एक अच्छा सा देश को चलाने के राजा के पास क्या क्या गुण होना चाहिए, वो इसलिए दिए थे ना इसको, ताकि उस टाइम जो अत्याचार बढ़ा हुआ था ना, वो अत्याचार को कम किया जा सके। तो इसीलिए इन्होंने आदर्श राज की रूपरेखा को तैयार किया, और इसमें यह बताया कि एक राष्ट्रीय शक्ति क्या होती है, ठीक है, और लोगों में एकता कैसे स्थापित किया जाना चाहिए, ठीक है। इसी से रिगार्डिंग इन्होंने आदर्श राज की रूपरेखा तैयार किया, ताकि लोगों में राष्ट्रीय शक्ति की भावना उत्पन्न हो, और लोगों में क्या हो? एकता की भावना स्थापित हो, राष्ट्रीय शक्ति स्थापित हो और लोगों में एकता की भावना स्थापित हो। क्योंकि उस टाइम अत्याचार बढ़ गया था, कोई भी राजा सही से शासन नहीं करते थे। तो एक राजा अच्छा से शासन करे, ठीक है, और लोगों में एकता की भावना उत्पन्न हो, इसलिए यह आदर्श राज के सिद्धांत को लाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या दोस्तों कि प्लेटो ने अपने आदर्श राज की रचना की, मतलब आदर्श राज की इसने रचना किया, आदर्श राज के
अपने रिपब्लिक बुक में लिखा है ना, और मनुष्य और राज के बीच संबंध की चर्चा किया। देखिए इन्होंने आदर्श राज की तो रचना किया ही किया, और उस आदर्श राज की जो रचना किया ना, उस बुक में ये लिखा कि जो एक मनुष्य है और एक राज्य है, राज्य का मतलब होता है दोस्तों देश, और देश को चलाने वाला होता है राजा। तो जहाँ पे भी राज्य आएगा समझिएगा वह उस देश से, उस राजा से। तो इस बुक में उन्होंने मनुष्य और राजा यानी देश के बीच में क्या संबंध होना चाहिए इसकी चर्चा किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या दोस्तों, वह अपने सिद्धांत में लिखते हैं कि एक अच्छा राष्ट्र अपने नागरिकों को अच्छे गुण का विकास कर सकता है। मतलब इन्होंने ये बताया कि अगर एक अच्छा राष्ट्र है, एक अच्छा सा देश है, तो वह अपने नागरिकों को एक अच्छे गुण का विकास कर सकता है ना। एक अच्छा सा देश क्या करवा सकता है, अपने नागरिकों में एक अच्छा सा गुण का विकास करवा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया दोस्तों कि उनका मानना था कि इससे क्या होगा, एक आदर्श राज्य का निर्माण होगा। उनका ये मानना था कि अगर हम एक आदर्श राज्य का सिद्धांत देंगे ना, तो इससे क्या होगा ना, एक आदर्श राज्य का निर्माण होगा, मतलब एक अच्छा सा देश का निर्माण होगा, और देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। और देश क्या होगा, प्रगति के पथ पर आने की, विकास के रास्ता पर आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा दोस्तों एक परिचय प्लेटो का, और इसका 1 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स और 4 पॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा जिक्र किया। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताएं, कि जो प्लेटो ने आदर्श राज्य की सिद्धांत दिया है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं दोस्तों। पहला विशेषता है राजा का शासन। पहला विशेषता में प्लेटो ने यह बताया कि राजा का शासन कैसा होना चाहिए, यानी कि राजा जो देश पर शासन करेगा वह किस प्रकार से करेगा। तो देखिए यहाँ पे बताया कि प्लेटो के राज्य पर राजा का शासन है। मतलब इन्होंने ये बताया, प्लेटो ने बताया कि जो राज्य पर है ना वो राजा का शासन है। राज्य यानी देश, ठीक है, देश पर किसका शासन होता है, राजा का शासन है, जिसकी भूमिका राज्य के मुखिया की है। जिसकी भूमिका इसका किसके रूप में होता है, देश के मुखिया के रूप में। हमारा एक गांव पंचायत के मुखिया कैसे होता है, वैसे ही इसमें बताया कि एक देश के मुखिया कौन होता है, यानी देश जो राज्य है उसमें उनकी भूमिका मुखिया की जैसा होता है। यह दार्शनिक राजा का शासक है। ठीक है, यह दार्शनिक राजा का शासन है। उन्होंने ये बताया कि एक दार्शनिक राजा का शासन होता है कौन, मुखिया, और मुखिया कौन होता है, राजा होता है। ठीक है, यह ज्ञान और बुद्धि का शासन है। इन्होंने यह बताया कि जो राजा शासन करता है ना उसके पास ज्ञान होता है और बुद्धि होता है, तो वह जब राजा उस पर शासन करेंगे तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा देश है ना वह ज्ञान और बुद्धि का शासन है। मतलब राजा चला रहे हैं उसको, राजा के पास ज्ञान और बुद्धि होता है। दार्शनिक राजा बुद्धि और ज्ञान का अवतार है। मतलब इन्होंने ये बताया कि जो दार्शनिक राजा है ना उसके पास बुद्धि होता है, ज्ञान होता है, और बुद्धि और ज्ञान का क्या होता है, उसके पास अवतार होता है। ठीक है, वो बुद्धि और ज्ञान से भरे हुए रहते हैं। मतलब इसमें कुल मिलाकर के राजा का शासन में ये बताया दोस्तों कि राजा के पास एक अच्छा सा गुण होता है, उसके पास ज्ञान होता है और बुद्धि होता है, और राजा क्या करता है, देश पर शासन करता है, यानी राज्य पर क्या करता है, शासन करता है, और उसके पास बुद्धि और ज्ञान होता है। दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, दूसरा विशेषता में बताया गया राज नियंत्रण शिक्षा प्रणाली, कि अगर कोई भी राजा देश पर शासन करता है, ठीक है, यानी राज्य पर क्या करता है, नियंत्रित करता है। राज्य नियंत्रित मतलब राज्य को देखता है, देखभाल करता है, तो उसके पास शिक्षा प्रणाली होना चाहिए। मतलब उसके पास ज्ञान होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए। वह देश पर शासन करने से पहले वह शिक्षा को ग्रहण करके आए और सब कुछ सीख करके आए, तभी एक राजा अच्छे रूप से देश को चला सकता है। ठीक है, तो इन्होंने लिखा कि राज नियंत्रण शिक्षा प्रणाली दार्शनिक राजा को ऊपर उठा सकता है। मतलब राज नियंत्रण यानी कि राज्य को नियंत्रण करने के लिए शिक्षा प्रणाली कोई भी राजा को ऊपर उठा सकता है। अगर कोई भी राजा पढ़ लिख करके आएंगे ना तो उसको ऊपर उठा सकता है, वो अच्छे से देश को चला पाएंगे, उन्हें बेहतर स्थिति में स्थापित कर सकती है, यानी कि उन्हें बेहतर स्थिति में स्थापित कर सकता है। मतलब वह बेहतर रूप से देश को और राज्य को चला सकता है। यह प्रत्येक व्यक्ति में निहित गुणों का विकास भी कर सकता है, और यह देश में जितने भी सारे लोग होते हैं ना उसके अंदर भी ज्ञान को, उनके अंदर भी शिक्षा का विकास कर सकते हैं एक राजा। एक आदर्श राज्य का निर्माण करने के लिए प्लेटो की शिक्षा प्रणाली बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें बताया गया कि एक आदर्श राज्य का निर्माण करने के लिए, मतलब एक अच्छा सा राज्य में एक अच्छा सा राजा बनने के लिए प्लेटो के जो शिक्षा प्रणाली था ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि राजा जब पढ़ कर आएंगे, राजा जब खुद से शिक्षा ग्रहण करके आएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे तरीक़ा से शासन व्यवस्था को चला पाएंगे। ठीक है, इसलिए प्लेटो के शिक्षा प्रणाली का
बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया। जो शिक्षा प्रणाली दिया है प्लेटो ने, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पॉइंट नंबर तीसरा, पत्नियों और संपत्ति से दूर। प्लेटो ने यह बताया कि जो भी कोई राजा अगर बनेगा तो राजा को पत्नियों से और अपने संपत्ति से दूर होना चाहिए। अगर वो घर परिवार को देखते हैं, अपने पत्नी को देखते हैं, तो वह अच्छा राजा नहीं कहला सकते हैं। तो प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा राष्ट्रीय हित के अलावा किसी और चीज़ की परवाह नहीं करेगा। मतलब अपने ही देश की सिर्फ परवाह करेगा, इसके अलावा किसी भी चीज़ को परवाह नहीं करेगा। घर परिवार किसी भी चीज़ का परवाह नहीं करेगा। दार्शनिक राजा पारिवारिक विवादों से मुक्त हो सकता है। मतलब इनका ये कहना है कि जो दार्शनिक राजा होगा, एक अच्छा सा राजा होगा, वो अपने पारिवारिक विवादों से मुक्त होना चाहिए। वो अपने परिवार से ताल्लुक नहीं रखना चाहिए और राज्य के कल्याण और अधिक ज्ञान प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और वो घर परिवार से मुक्त होकर के राज्य कैसे कल्याण करेगा, राज्य की कल्याण कैसे हो और अधिक से अधिक वह ज्ञान कैसे प्राप्त करे, इसी पर उनका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। इसके अलावा कोई तीसरे पॉइंट्स पर उसका ध्यान नहीं होना चाहिए। चौथा उन्होंने पॉइंट बताया न्याय के बारे में, कि अगर कोई भी राज्य में अगर राजा बनता है तो राजा के पास ये गुण होना चाहिए कि हर एक चीज़ में न्याय दिलाए। कि अगर कोई व्यक्ति को कुछ प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो उनको न्याय दिलाने की काम करें। न्याय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी राजा के लिए। तो प्लेटो के आदर्श राज्य का मुख्य विचार क्या है? न्याय है। आदर्श राज्य में न्याय को सर्वोच्च स्थान स्थापित किया जाना चाहिए। इनका मानना है कि कोई भी राज्य में न्याय को सर्वोच्च स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस देश में न्याय नहीं है वो कोई देश और कोई राजा नहीं है। न्याय और विधि शास्त्र की शुद्धता केवल दार्शनिक राजा को ही ज्ञात होती है। और इसमें यह बताया गया है कि न्याय और विधि शास्त्र कि न्याय कैसे दिलाना है और न्याय दिलाने के लिए कौन सा विधि लगाना है, इसकी शुद्धता केवल दार्शनिक राजा को ही ज्ञान होता है। इसके अलावा किसी और के पास ज्ञान नहीं होता है। इसलिए राजा ही अच्छा से न्याय दिला सकते हैं ना। न्याय को बढ़ावा देना, उसका प्रसार करना, प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्तव्य का बोध कराना दार्शनिक राजा की सच्ची बुद्धि का अभ्यास है। मतलब व्यक्तियों को न्याय के बारे में बताना, न्याय का प्रसार करना, लोगों को न्याय के बारे में बताना, उसके कर्तव्य के बारे में बताना कि लोगों को कैसे क्या करना चाहिए, ये सभी ज्ञान, सच्ची बुद्धि किसके पास होता है? एक राजा के पास होता है। और ऐसा काम राजा ही कर सकता है। मतलब प्लेटो ने आदर्श राज के सिद्धांत में पूरी राजा के गुण के बारे में बताया कि राजा के पास क्या क्या गुण होना चाहिए। नेक्स्ट है कार्यात्मक विशेषज्ञता, यानी कि कार्य से संबंधित विशेषज्ञता, कि इसमें यह बताया कि राजा का कार्य क्या होना चाहिए, ठीक है, और जनता का क्या क्या काम होना चाहिए, यानी कार्यात्मक, ठीक है, कार्यात्मक विशेषज्ञता, यानी कि एक राजा के पास क्या क्या काम, मतलब राजा क्या क्या काम करेंगे और उसकी जनता कौन कौन सा काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्लेटो के अनुसार राज्य में 3 वर्ग होते हैं। प्लेटो का मानना है कि देश में जो राज्य में जो काम करने वाले होते हैं ना, वो 3 वर्ग होते हैं और तीनों वर्ग मिल करके काम करते हैं। वो 3 वर्ग कौन कौन सा है दोस्तों? पहला है हमारा, पहला दार्शनिक राजा है। सबसे पहला काम करने वाले कौन है? राजा हैं, जो बुद्धिमान का प्रतिनिधित्व होते हैं। जो कौन होते हैं? बुद्धिमान होते हैं। चूंकि वे राजनीतिक में अनुभवी होते हैं, क्योंकि उसके पास राजनीति का गुण होता है, इसलिए वे अपना समय देश के कल्याण पर लगाते हैं। देखिए कार्यात्मक विशेषज्ञता में से बताया गया कि 3 वर्ग होते हैं और 3 वर्ग मिलकर के ही देश के लिए कार्य करते हैं। पहला होते हैं राजा, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा गुण होता है, इसलिए वो अपना सारा ध्यान, सारा समय अपना देश पर ही लगाते हैं। ये हो गया। दूसरा वर्ग कौन है? दूसरा वर्ग है दोस्तों सैन्य, सेना। वे देश के सैन्य कार्यों को अंजाम देकर उसकी सुरक्षा में लगे रहते हैं। अपने देश का क्या करते हैं? सुरक्षा में लगा रहते हैं। तीसरा हमारे देश में कौन कार्य करती है? तीसरा वर्ग है उत्पादक, यानी किसान लोग। तीसरी श्रेणी के लोग स्वाभाविक रूप से भूखमरी को रोकने का प्रयास करेंगे और उत्पादक कार्यों में लगे रहेंगे। ये तीनों मिल करके काम करते हैं, राजा, सेना और एक किसान। अब बताया गया नेक्स्ट नीचे, प्लेटो का मानना था कि जब दार्शनिक राजा अपने काम को व्यवस्थित करेगा तो अन्य वर्ग के लोग भी अपने काम को व्यवस्थित कर सकेंगे। मतलब अगर राजा सही से काम करेंगे तभी तो उसके सेना, उसके नीचे जो किसान है वो अच्छे रूप से काम करेंगे ना। छठा है स्त्री पुरुष की समानता। इन्होंने ये बताया कि किसी भी राज्य में राजा के पास ये गुण होना चाहिए कि उस देश में रहने वाले स्त्री और पुरुष दोनों को समानता मिलनी चाहिए, है ना। तो प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में स्त्री और पुरुष दोनों को समान स्थान दिया है। उनके मतानुसार, यानी कि प्लेटो के अनुसार, जिस दिन स्त्रियों की मुक्ति या स्वतंत्रता आ जाएगी, यानी कि जिस दिन स्त्री आज़ाद हो जाएगी, उस दिन कहा जाएगा कि वास्तविक आदर्श राज्य की निर्माण हो गया है। मतलब वास्तव में हम लोग एक आदर्श राज्य, एक अच्छा सा देश का निर्माण कर लिए हैं। इसलिए उन्होंने स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किया है।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 7 नंबर, कला और साहित्य पर नियंत्रण। कला का मतलब होता है दोस्तों, जैसे भी हम लोग देखते हैं कि कोई भी चीज़ का पर गाना गाया जाता है, बहुत सारा अश्लील गाना भी गाया जाता है। कला मतलब उसके गुण से रिलेटेड, बहुत जगह डांस किया जाता है, प्रोग्राम होता है। साहित्य मतलब कोई भी चीज़ लिखा हुआ चीज़, जैसे किताबें वगैरह हो गया, कोई कहानी, कोई चुटकुला, ये सब चीज़ें पर नियंत्रण। प्लेटो बोलते हैं कि कोई भी कला है और कोई भी साहित्य है और वो अगर गलत है तो उस पर नियंत्रण होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। तो प्लेटनिक यानी प्लेटो ने राज्य के अनुसार कला और साहित्य शासन वर्ग के नियंत्रण में है। इनका ये कहना है कि राजा को हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि जो भी कला है और साहित्य है उस पर हमेशा नियंत्रण करना चाहिए। सस्ते कला, जो सस्ता है वो हमेशा गलत ही होता है, ठीक है। और गलत विचारों को लोगों तक पहुंचने से रोकने का कोई तरीका होना चाहिए। ये नहीं कि गलत चीज़ें भी लोगों तक पहुंच रहा है, जैसे गलत डांस, गलत विचार, गलत गाना, ये सब माध्यम से, ठीक है। लोगों को केवल वही साहित्य पढ़ने की ज़रूरत है, मतलब साहित्य मतलब क्या, लिखा हुआ चीज़, वही चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है जो नैतिक रूप से सही हो और अपने सामग्री में बुद्धिमान हो, मतलब जो सही चीज़ हो उसी चीज़ों को अपनाया जाना चाहिए, नहीं तो उस पर रोक लगा दिया जाना चाहिए। ऐसा काम किसका होना चाहिए, एक आदर्श राजा का होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, प्लेटो के आदर्श राज का आलोचनात्मक मूल्यांकन। अब ये आलोचनात्मक मतलब क्या होता है दोस्तों, आलोचनात्मक मतलब होता है दोस्तों कि जो प्लेटो ने आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया था, इसका लोगों ने बुराइयां किया। आलोचनात्मक मतलब होता है बुराई करना। अब हर काम आप करोगे तो लोग आपका बड़ाई ही करे, ऐसा तो होगा नहीं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आपका बुराई भी करेंगे। तो आलोचनात्मक मीन्स होता है बुराई करना। तो अगर क्वेश्चन आलोचनात्मक पर भी दे दे तब भी आंसर आपको यही लिखना है। देखिए लोगों ने इसका क्या क्या बुराइयां किया। लोगों ने इसका ये बुराई किया कि यह अत्याचारी है, कि जो प्लेटो ने आदर्श राज की सिद्धांत दिया ना, वो एक अत्याचारी है, अत्याचार है, लोगों पर अत्याचार होगा, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्लेटो दार्शनिक राजा के निरंकुश शासन पर का पक्षघर है, मतलब कुछ जो बुराई करने वाले लोग थे उनका ये कहना था कि जो प्लेटो का दार्शनिक राजा संबंधित जो विचार है ना, वो राजा को निरंकुश कर देती है। निरंकुश मतलब राजा को क्या कर देती है, लापरवाह बना देती है। और उसी के पक्षधर में है कौन, इसका सिद्धांत। लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो प्लेटो विचार दिया ना, इससे राजा और निरंकुश हो जाएगा, मतलब और लापरवाह हो जाएगा, ठीक है। कैसे लापरवाह हो जाएगा, क्योंकि बताया गया कि राजा ही सब कुछ है, राजा ही बुद्धिमान है, और इससे राजा क्या हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा, मतलब राजा काम नहीं करेगा। ऐसा बुराई करने वाले लोगों का मानना है। नेक्स्ट, यह कानून की अनदेखी करता है। यानी कि बुराई करने वाले लोगों का मानना है कि प्लेटो के जो आदर्श राज्य है ना, वो कानून की क्या करती है, अनदेखी करती है, मतलब कानून को नहीं मानती है। तीसरा, यह काल्पनिक है। काल्पनिक मतलब यह सिर्फ कल्पना ही है, ये सच्चा हो नहीं सकता, यह एक सपना ही बन जाएगा, है ना। तो प्लेटो के आदर्श राज्य सिद्धांत को केवल एक काल्पनिक ही माना गया कि ये सही नहीं है, बल्कि एक कल्पना सिर्फ किया जा सकता है। उनका साम्यवाद व्यवहारिक नहीं है। साम्यवाद का मतलब होगी दोस्तों, जो यह प्लेटो ने बताया था कि सिर्फ परिवार और घर परिवार को, अपने पत्नी को नहीं देखेंगे, सिर्फ वो अपना सारा का सारा समय किस पर लगाएंगे, देश पर ही लगाएंगे। तो उसी को बोला गया साम्यवाद। तो लोगों बुराई करने वाला का कहना है कि उनका साम्यवाद व्यवहारिक नहीं है। ये ऐसा कोई ऐसा होगा क्या जो अपने परिवार को नहीं देखेगा, अपने पत्नी को नहीं देखेगा, तो ये व्यवहारिक नहीं है, ये गलत है ना। तो यह मानव के विरुद्ध है, इसलिए इसे लागू करना लगभग असंभव है। इसे लागू ही नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी राजा ऐसा होगा जो अपने पत्नी और परिवार को छोड़ेगा, इसलिए बताइए कि यह एक व्यवहारिक नहीं है। पांचवा, यह मानव विकास को बाधित करता है, इससे मानव का विकास नहीं हो सकता, ऐसा लोगों का कहना है ना। तो अनेक विद्वानों का मानना है कि इनका सिद्धांत मानव विकास को बाधित करता है, इससे मानव का विकास नहीं हो पाएगा। एंड नेक्स्ट कहना है कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है, यह लोकतंत्र के विरुद्ध है। लोकतंत्र क्या है, विरुद्ध है ना। कुछ विद्वानों का यह भी कहना था कि यह लोकतांत्रिक के विरुद्ध है, इससे देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये बुराई करने वाले लोगों का मानना था। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।